हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ दर्शन पर। मैं पूनम चंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स सब्जेक्ट का जो गेस पेपर है, मॉडल पेपर है, वो आपके लिए लेकर आया हूं। तो मैंने पिछले कुछ वीडियो में कुछ सब्जेक्टों के गेस पेपर अपलोड किए थे। उस गेस पेपर में केवल मैंने क्वेश्चंस बताए थे, उत्तर आपको स्वयं को किसी पुस्तक या गूगल की हेल्प से करने थे। लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ अलग लेकर आया हूँ। आज मैं आपको उत्तर एंड जो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो दोनों लेकर आया हूँ। यानी आज आपको कहीं पर भी गूगल या आप किसी भी बुक्स पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि आज आप मेरा ये पूरा सेशन या पूरा वीडियो आप अच्छी तरह से देख लेते हो, इसके आंसर को आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, तो आपके पेपर में 100 में से 80% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो आज का सेशन हमारा थोड़ा लंबा रहने वाला है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज का सेशन। आज हम बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स सब्जेक्ट का गेस पेपर पढ़ेंगे। तो आज है उसमें जो सब्जेक्ट आते हैं, इस बार जो 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है रहने वाला है। उसके कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के नोट्स है जो मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। 6 सेमेस्टर का है, बीएससी फिजिक्स का है, और इस बार जो हमारी बुक है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके हम यूनिट वाइज अलग अलग हम चर्चा करेंगे, किस यूनिट में कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। फर्स्ट यूनिट हमारी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की। तो यूनिट फर्स्ट का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस है हमारा एक्सरे विवर्तन का लाउवे सिद्धांत और लाउवे थ्योरी ऑफ एक्स डिफ्रेंशंस। तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसका मैं आपको ये आंसर पढ़ के सुना देता हूँ। देखो, आप ध्यान से देखो। आप जब ये क्वेश्चंस पूछेंगे एक्स विवर्तन का लाउवे सिद्धांत, तो आपको क्या लिखना है, पहले इसकी आपको अवधारणा लिखनी है। अवधारणा में क्या है, देखो, लाउवेस के अनुसार क्रिस्टल 3 आयामी आवर्त जालकों की तरह कार्य करता है। जब एक्स किरणें इस पर आपतित होती है तो जालक बिंदु परिक्रण की तरह कार्य करते हैं। लाउवेस समीकरण, लाउवेस नाम के एक वैज्ञानिक ने कुछ समीकरणें दी। वो समीकरण इस प्रकार है। देखो, जो पहली समीकरण है वो है एक्स कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा नॉट ई एल्फा। दूसरा है बी कोस बीटा माइनस कोस बीटा नॉट एफ एल्फा। और तीसरी है हमारी समीकरण है वो है सी कोस गामा माइनस का कोस गामा नॉट और जी एल्फा। ये इस प्रकार हमारी जो लाउवे समीकरण की तीनों समीकरणें हैं। यहाँ जो ABC है वो क्या है, जालक नियतांक है। जो EFG वो क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, आगे आता है इसका महत्व। इसका महत्व क्या है, ये एक सिद्धांत को दर्शाता है। ये संतोषी व्यतिकरण तभी होता है जब तीनों समीकरण एक साथ संतुष्ट होती हैं। यानी संतोषी व्यतिकरण की घटना कब होती है, जब ये जो हमने तीनों समीकरणें पढ़ी, अगर ये संतुष्ट कर रही है तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा संतोषी व्यतिकरण होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है मिलर सूचकांक व ब्रेग का नियम। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला है मिलर सूचकांक क्या होता है, बताओ। मिलर सूचकांक की परिभाषा मैंने लिखी है। देखो, किसी क्रिस्टल तल के अक्षीय खंडों के व्युत्क्रम के लघुत्तम पूर्णांक अनुपात में बदलने पर प्राप्त संख्याओं को मिलर सूचकांक यानी HKI कहते हैं। आपको जो MCQ क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आप कैसा भी पूछ सकता है कि HKI
कौन से सूचकांक है। तो आपको ये बताना है कि ये क्या है, मिलर सूचकांक होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्रेग का नियम। ब्रेग्स लॉ क्या है, जब एक्स किरण तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा के साथ डी दूरी वाले समांतर तलों पर थीटा कोण पर आपतित होती है, तो व्युत्कीकरण का नियम हमारा ब्रेग का नियम ये होता है कि ब्रेग का नियम को जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है 2d sin थीटा बराबर n लैम्ब्डा। ये होता है ब्रेग का नियम, जहाँ n क्या है, एक व्युत्कीकरण की कोटि है। जब x किरण तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा के साथ d दूरी वाले समांतर तलों पर थीटा कोण पर आपतित होती है, तो ये नियम क्या कहलाएगा, ब्रेग का नियम। व्युत्कीकरण का नियम होता है 2d sin थीटा बराबर n लैम्ब्डा, जहाँ n क्या है, उस व्युत्कीकरण घटना की कोटि होती है, ऑर्डर होता है। आगे देखते हैं हम, अगला पेज हम निकाल लेते हैं। देखो नेक्स्ट पेज है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल संरचना FCC क्या होता है। फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल संरचना FCC क्या होता है। आयतन में संकुलन गुणांक, ये क्या होता है, आयतन एवं संकुलन गुणांक, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो प्रभावी परमाणु की संख्या 8 × 1/8, कितने टोटल कोणों पर कितने परमाणु हैं, फलकों पर कितने परमाणु हैं। कोण पर 1 परमाणु होता है, फलकों पर 3 होते हैं। टोटल FCC में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। और इस जो हमारी एकक कोष्ठिका होती है उसका आयतन कितना होता है, A³ होता है आयतन। और परमाणु त्रिज्या R तथा कोर लंबाई A में संबंध क्या होता है, √2a बराबर 4r। जहाँ हम इसका जो उस स्थानांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा A बराबर 2√2r। अगला है संकुलन गुणांक। इसकी डेफिनेशन काफ़ी बार पूछी गई है। संकुलन गुणांक क्या होता है, संकुलन गुणांक को लिखते हैं इंग्लिश में कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन यानी PF। तो PF को इसको शॉर्टकट फॉर्म में दर्शाते हैं। आगे इसका सूत्र लिखा हुआ है कि परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन और एक कोष्ठिका का कुल आयतन। अब परमाणुओं के द्वारा टोटल जो आयतन है और अपवन में कोशिका का कुल आयतन। और PF निकालने का सूत्र होता है 4 × 4/3 πr³ अपॉन 2√2r³। इसका लगभग PF होता है वो FCC का कितना होता है 0.74 या 74%। ये आपको MCQ या जो हमारी रिक्त स्थान आती है वहाँ पर ये ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप ये देख कर जाना है। जो FCC हमारी जो फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल संरचना होती है उसका जो संकुलन गुणांक का मान होता है वो कितना होता है 74%। तो विद्यार्थियों आगे हम चौथे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चंस रहने वाला है वो है ब्रेव जालक और विग्नर शीटक कोष्ठिका। ये क्या होती है विग्नर शीटेज कोष्ठिका। देखो पहले हम पढ़ते हैं ब्रेव जालक क्या होता है। ब्रेव जालक होता है 3D स्थान में 14 भिन्न प्रकार के जालक संभव है जो क्रिस्टल की सहमति को दर्शाते हैं। 3D स्थान के अंदर 14 भिन्न प्रकार के जालक होते हैं जो क्रिस्टल की क्या है सहमति को दर्शाते हैं। तो उस जालक को क्या कहते हैं, ब्रेव जालक कहते हैं। अगला है विग्नर शीटेक कोष्ठिका। विग्नर शीटेक कोष्ठिका क्या होती है, ये एक अभाज्य एकक कोष्ठिका है। अभाज्य एकक कोष्ठिका होती है ये इस किसी जालक बिंदु को उसके निकटतम पड़ोसी बिंदुओं से जोड़ने वाली रेखाओं के लंब समद्विभाजक खींचकर बनाया जाता है। ये होती है हमारी विग्नर शीटेज कोष्ठिका। इसकी डेफिनेशन काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है पिछले सालों में। तो ये जो विग्नर शीटेज कोष्ठिका है ये इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ के जानी है। और अगला हमारा आता है देखो लेनॉर्ड जोन्स विभव एवं सहसंयोजक ऊर्जा। ये हमारे इस यहाँ का अभी लास्ट
जो क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का ये है हमारा। ये क्या होता है देखो, लेनॉर्ड जोन्स विभव क्या होता है, दो उदासीन परमाणु के बीच की स्थितिज ऊर्जा 4 एप्सिलॉन सिग्मा आर की पावर 12 माइनस सिग्मा अपॉन आर की पावर 6 द्वारा दी जाती है। किसी स्थितिज ऊर्जा को इसके द्वारा दी जाती है। यहाँ प्रथम पद प्रतिरक्षण तथा द्वितीय पद आरक्षण को व्यक्त करता है। अगला है हमारा सहसंयोजक ऊर्जा। क्रिस्टल को उसके घटक संतृप्त परमाणु में विघटित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहेंगे हम, सहसंयोजक ऊर्जा। तो ये होती है हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट। बात करते हैं हम यूनिट नंबर 2। देखो यूनिट नंबर 2 के लिए हम अपने पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यूनिट नंबर 2 है हमारी, देखो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। यूनिट नंबर 2 है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। पहला क्वेश्चन है इसका, ठोसों में बैंड निर्माण और उसका वर्गीकरण। अब देखो बैंड निर्माण क्या होता है पहले ये देख लीजिए। जब कई परमाणु पास आते हैं तो उनके ऊर्जा स्तर अति व्यापन करके निरंतर ऊर्जा बैंड बनाते हैं। जैसे कौन कौन से दो प्रकार के बैंड होते हैं, एक होता है संयोजकता बैंड, एक होता है चालन बैंड। अब इसका वर्गीकरण ऊर्जा अंतराल Eg के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। आगे किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है हम अगले पेज में देखते हैं। देखो इसका वर्गीकरण का किस प्रकार है, देखो ये आपको एक सारणी दर्शाई गई है जहाँ पर आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और जो इंसुलेटर है उनका वर्णन किया गया है। तो ध्यान से देखिए, 1 बाय 1 हम सबकी चर्चा करते हैं। पहले चर्चा करते हैं चालक की, यानी कंडक्टर। इसका ऊर्जा अंतराल होता है यानी ओवरलैप कर जाते हैं, यहाँ पर जो होते हैं ओवरलैप होता है। तो चालकता यहाँ की अत्यधिक ज़्यादा होती है। दूसरा है अर्धचालक, यहाँ पर बहुत ही कम ओवरलैप यानी का कितना यहाँ का लगभग ऊर्जा अंतराल होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। चालकता इसकी मध्यम होती है। तीसरा है कुचालक इंसुलेटर, यानी इसकी जो ऊर्जा होती है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। तो इसकी जो चालकता नहीं, ऊर्जा अंतराल इसका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। तब इसकी चालकता आएगी वो क्या आएगी, नगण्य आएगी। यानी कुछ चालक होते हैं उसकी चालकता होती नहीं है वो, क्योंकि धारा प्रवाह करते ही नहीं है, इसलिए इसकी चालकता होगी बहुत नगण्य होगी, एकदम ना के बराबर होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है कॉर्निंग-पेनी मॉडल। कॉर्निंग-पेनी मॉडल ये क्या होता है, ये मॉडल एक आवर्ती विभव में इलेक्ट्रॉन की गति का विश्लेषण करता है। आवर्ती विभव में इलेक्ट्रॉन की गति का विश्लेषण करता है ये कॉर्निंग-पेनी मॉडल। इसका परिणाम क्या है, ये ठोसों में अनुमति ऊर्जा बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल का सफल व्याख्या करता है। ये ठोसों में अनुमत ऊर्जा बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल का अस्तित्व की क्या करता है, एक सफल व्याख्या करता है कॉर्निंग-पेनी मॉडल। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लॉक प्रमेय। ब्लॉक प्रमेय क्या होता है, देखो ब्लॉक प्रमेय है, इसका कथन है आवर्ती विभव देखा है क्या दे रखा है, V(R+T = VR) में गतिमान इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन एक समतल तरंग फलन और एक आवर्ती फलन का गुणनफल होता है। किस प्रकार होता है आपको नीचे दे रखा है, शायद आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। देखो साहब किया हमने, अब देख लीजिए इसे क्या लिखा है, फाई साइन KR = e⁻IKR UKR, जहाँ हमारा UKR+T इक्वल क्या है, UKR है। ये होता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रतिद्युति और स्फुरद्युति। तो प्रतिद्युति और स्फुरद्युति क्या है ये देखो, पहला है प्रतिदीप्ति। प्रतिदीप्ति होता है देखो आपतित विकिरण को अवशोषित कर तुरंत प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाना, इसको कहते हैं प्रतिदीप्ति।
और अगला है स्कोर दीप्ति, यानी आपतित इस स्रोत को हटाने के बाद भी काफ़ी समय तक प्रकाश का उत्सर्जन जारी रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कोर दीप्ति। ये हमारी यूनिट कंप्लीट होती है, यूनिट नंबर 2। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही एकदम इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चनों को ज़रूर हल करके जाए। हल तो क्या, मैंने आपको यहाँ पर आंसर तक बता दिया है एकदम। आप अगर ये पढ़ के जाते हैं तो भी आप परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाते हैं। शुरू करते हैं हम बिना वक्त गंवाए, हम आज के सेशन को चालू स्टार्ट रखते हैं। देखो अगला हमारी यूनिट है वो है ट्रांसपोर्ट फिजियोनोमिना और स्पेटिस हीट क्या होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखो इसमें कुछ महत्वपूर्ण संक्षिप्त टिप्पणियाँ हैं, जैसे हॉल प्रभाव क्या है, फोनोन क्या है, विटेजन फ्रोज नियम क्या है। पहला है हमारा हॉल प्रभाव। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। अब देखो हमने हॉल प्रभाव पढ़ रहे हैं। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में लंबवत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न होता है। ये वाहक और वाहक सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसके अगला है फोनोन। झालक के कंपनों का क्वांटम फोनोन कहलाता है। अगला है वीडेजमन फ्रोज नियम क्या है? धातुओं की ऊष्मा चालकता और विद्युतीय चालकता का अनुपात परम ताप T के समानुपाती होता है। ये परम ताप क्या होता है? K/सिग्मा बराबर LT, जहाँ L क्या एक लोरेंज संख्या होती है। तो ये आपको देख के जाना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखो अगला पेज लेते हैं। अगला पेज में क्या है? अगला पेज में हम इस यूनिट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, देखो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन में डीबाई मॉडल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बड़े क्वेश्चनों में देखने को मिल सकता है, तो आप इसको पढ़ के जाए अच्छी तरह से। वैसे मैंने यहाँ पर कुछ समझाया है इसके बारे में, वो भी पढ़ लीजिए ताकि अगर छोटे क्वेश्चन में पूछे तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो पहला है हमारा आइंस्टीन मॉडल। माना कि सभी परमाणु एक ही आवर्ती v से स्वतंत्र रूप से कंपन करते हैं और उच्च ताप पर Cv बराबर 3R, लेकिन कम ताप पर चर घनता के रूप में गिरता है, तो प्रयोगों का पूरी तरह अनुकूल नहीं था। ये था आइंस्टीन मॉडल। और दूसरा है हमारा डीबाई मॉडल। डीबाई मॉडल क्या कहता है? माना कि कंपन एक सतत माध्यम की तरह होता है और आवृत्तियों की एक सीमा होती है। निम्न ताप पर Cv होता है वो T³ के इक्वल होता है। ये देख लेना, डीबाई का ये नियम है। प्रयोगों के पूर्ण क्या खाता है? ये बिलोंग करता है, यानी उसका मेल खाता है। तो ये हमारी होती है 3 यूनिट पूरी। 3 यूनिटों के हमने क्वेश्चंस कर लिए। हम शुरू करते हैं अपनी चौथी यूनिट। किस प्रकार है देखो, हम पढ़ेंगे अभी चौथी यूनिट। 2 मिनट रुकिए। देखो चौथी यूनिट है हमारी डायोडेस एवं सेमीकंडक्टर डिवाइस। डायोडेस और सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होती है? पहली हमारी दृष्टकारी, तो उसमें कुछ सारणी आपको दे रखी है। देखो जैसे आपको दे रखा है पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर में दस्ता, दोबारा देखिए, जैसे हम पढ़ रहे थे पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या होता है? जैसे देखो पैरामीटर में ये दस्ता है और जो हमारी क्या है देखो उर्मिक का गुणांक है, ये क्या होता है? देखो जो दस्ता होती है वो उसकी अर्ध तरंग कितनी होती है? 40.6, पूर्ण तरंग 81.2, चतुर्दृष्टकारी 81.2, और जो उर्मिक का गुणक है उसके जो अर्ध तरंग है वो होती है 1.21, पूर्ण तरंग होती है 0.48 और चतुर्दृष्टकारी होती है वो होती है 0.48। ये होती है हमारी दस्ता और उर्मिका गुणांक का पैरामीटर, इस प्रकार होता है।
आगे हम जानते हैं विशेष डायोड के बारे में। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। देखो हम देखते हैं विशेष डायोड। विशेष डायोड में कौन कौन से, देखो एक होता है जनरल डायोड और एक आता है टनल डायोड। तो देखो दोबारा देखिए, विशेष डायोड के बारे में हम पढ़ रहे थे। एक होता है विशेष डायोड में जनरल डायोड और एक होता है दोबारा देखिए, हम पढ़ रहे हैं विशेष डायोड। 4th यूनिट का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है विशेष डायोड। तो विशेष डायोड में देखो पहला है जनरल डायोड, दूसरा है टेनर डायोड। तो जनरल डायोड में क्या है, अत्यधिक डोप किया गया पीएन संधि डायोड का उत्क्रम 22 में ब्रेकडाउन क्षेत्र में कार्य करता है और वोल्टता स्थिरीकरण में प्रयुक्त होता है। ये होता है हमारा जनरल डायोड। जो टेनल डायोड है वो होता है, देखो वो होता है अत्यधिक डोपिंग के कारण इसमें क्वांटम टनलिंग प्रभाव होता है। ये ऋणात्मक प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। उसके आगे आती है हमारी अर्धचालक धारणाएं। वो किस प्रकार है, देखो पहली है नेज अर्धचालक, दूसरा है अपद्रव्य अर्धचालक और तीसरा है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। अर्धचालक अवधारणा में देखिए, नेज अर्धचालक वो होता है शुद्ध रूप में Ni बराबर Npi। दूसरा है अपद्रव्य अर्धचालक, उसमें क्या है अशुद्धि मिलाई गई जाती है, इसमें N प्रकार और P प्रकार के हमारे अपद्रव्य अर्धचालक होते हैं। और तीसरा है हमारा तापीय साम्यावस्था में Np बराबर Ni का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट। इस प्रकार हमारी यूनिट नंबर 4 हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 5, जो इस सेशन के लास्ट यूनिट रहने वाली है। तो इस लास्ट यूनिट के लिए हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं, देख लो लास्ट यूनिट है। इस हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर क्या होता है देख लीजिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ये भी काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसमें से कुछ बड़ा क्वेश्चंस आने की संभावना है। हम इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चंस है विद्यार्थियों, GFET MOSFET क्या होता है, इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछेगा। इसकी फुल फॉर्म पूछेगा, ये लिख के ले लो। तो आपको ये जो GAT और ये MOSFET है ना, ये सब आपको करके जाना है। GFET क्या होता है, जंक्शन APT, ये एक वोल्टता नियंत्रित युक्ति होती है जिसमें धारा का प्रवाह केवल बहुसंख्यक वाहकों द्वारा होता है। और अगली है MOSFET, इसमें गेट धातु ऑक्साइड परत द्वारा इंसुलेट होता है जिससे इसका इनपुट प्रतिबाधा अत्यधिक उच्च होता है। अगला आता है हमारा टॉपिक है वो है संकर प्राचल व प्रवर्धक। ट्रांजिस्टर के 4 मुख्य H प्राचल है, HI है, HR है, HF है और H0 है। ये ट्रांजिस्टर के 4 मुख्य प्राचल होते हैं। बाह्य स्थायित्व, प्राचल बिंदु को ताप में परिवर्तन करने के बावजूद स्थिर रखने की प्रक्रिया है बाह्य स्थायित्व। इसके बाद अगला हमारा है प्रवर्धक के प्रकार। तो प्रवर्धक के प्रकारों में देखो, पहला है RC युद्धपित प्रवर्धक, दूसरा है उत्सर्जक अनुगामी। RC युग्मित प्रवर्धक में क्या होता है विद्यार्थियों, इसका उपयोग श्रव्य आवर्ती प्रवर्धन के लिए किया जाता है। इसकी आवर्ती अनुक्रिया विस्तृत समतल और होती है। अगला है उत्सर्जक अनुगामी, इसमें क्या होता है, ये एक शिष्य अभिविन्यास जिसका वोल्टता लाभ इकाई 1 होता है लेकिन इनपुट प्रतिबाधा उच्च और आउटपुट प्रतिबाधा निम्न होती है। इसका उपयोग इम्पेडेंस मैचिंग के लिए किया जाता है। ये हमारे प्रवर्धक के प्रकार होते हैं। इसके बाद हमारी ये यूनिट यहीं पर कंप्लीट होती है। इसके 3 ही क्वेश्चंस है, तो मेरे ख्याल से आप
सबको मेरा आज का जो सेशन था वो आप सबको समझ में आया होगा। किसी प्रकार का किसी को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल में कमेंट सेशन में इस वीडियो के ज़रूर लिखें, ताकि अगले वीडियो में आपको सुलझा दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों, हमने आज जाना सॉलिड स्टेट फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स के मॉडल पेपर के सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को जाना हमने, और उसके जितने भी उत्तर है उनको हमने देखा है आज के इस सेशन में। तो हमने अभी तक केवल क्वेश्चंस पेपर डालते थे, लेकिन आज हमने क्वेश्चन और आंसर दोनों डाले हैं, ताकि विद्यार्थियों की जो इच्छा है वो भी पूरी हो। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगर आज आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आज मैंने आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूँ। क्योंकि पहले भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए थे, उसके शायद किस्मत अच्छे नहीं थे, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा किस्मत अच्छे है, इसलिए आपके आंसर भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।